क्या शुरू करते हैं फिर? क्या लास्ट क्या था इसमें? क्या क्या लाइन लिखी थी तुम लोगों ने? नहीं मिल रही? क्या लिखी भी थी, नहीं लिखी थी? तो क्या? हाँ, अच्छा, मतलब पूर्वी घाट पूरा हो गया था अपना। चलो, इसमें एक रह गई थी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के लिए हेडिंग डाल लो छोटी सी। तो नीलगिरी हिल्स की लोकेशन पता है तुम लोगों को? बताओ। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये दोनों आकर के मिलते हैं, एक जगह है जो है नीलगिरी हिल्स। ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम बता दो मुझे। डोडा बेटा। और सेकंड? कितनी है ये? 26। इसकी एक और चोटी है। अच्छा, ये तुम्हें पता ही है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? अनाईमुड़ी। कौन सी पहाड़ियों में? अन्नामलाई पहाड़ियों में। ठीक है। वो दक्षिण भारत की कौन सी है? फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है। ये वाली दक्षिण भारत की कौन सी ऊंची चोटी है? सेकंड। और एक और इसमें चोटी है, कोलरी बेटा। ठीक है। नाम क्यों पड़ा है इसका नीलगिरी? यहाँ पे नील कुरंजी के फूल पाए जाते हैं। कौन से? नील कुरंजी के फूल, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा। अपन बच्चों, जो बच्चे नए आए, हेडिंग डाल लो, नीलगिरी हिल्स। अच्छा, यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है, ऊटी। हिल स्टेशन कौन सा है? ऊटी। लिख लो, बना लो। अच्छा, अच्छा, तुम लोगों को ये बताया था मैंने कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वतों के ही प्रकार होते हैं। कुछ वलित पर्वत होते हैं, कुछ खंड पर्वत होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। नहीं पता, पढ़ाए थे। चलो, नीलगिरी लिख लो। चट्टानें कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की। आग्नेय, अवसादी, अवसादी, कायांतरित। अच्छा, और अपना जो हिमालय क्या, अरावली, कौन सी चट्टानों से बना हुआ है? नहीं पता? हिमालय का अरावली बहुत लिखवाया होगा, ये तो बेसिक है। सकते हैं, धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब जिसमें धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाएंगे तो सीधी सी बात है, धातु क्या होती है? सॉलिड होती है। और चट्टान से सॉलिड कौन सी होती है? आग्नेय होती है, इग्नियस रॉक होती है। तो किसके बने हुए? आग्नेय चट्टानों के। जो अवसादी चट्टानों के बने हुए हैं, जहाँ पे अपने को क्या मिलते हैं? पत्थर मिलते हैं। पत्थर कैसे? बालू पत्थर, चूना पत्थर। तो ये अवसादी के उदाहरण है। तो याद रखना इस चीज़ को। पूछा जा सकता है कि ये नीलगिरी पर्वत जो है, निम्न में से कौन से पर्वत का उदाहरण है? तो खंड पर्वत का उदाहरण है, संग्रहित पर्वत का उदाहरण है, या वलित पर्वत का उदाहरण है,
या फिर आपके गुम्बदाकार पर्वत का उदाहरण है, या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो 5 तरीके के होते हैं बेसिक। वलित पर्वत, इसके बाद आपका खंड पर्वत, इसके बाद अवशिष्ट पर्वत और संग्रहित पर्वत, और एक होता है आपका गुम्बदाकार पर्वत। ये लिख लेते हैं, इसके बाद फिर इन पर्वतों के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, एक होती है खेती, एक होती है रोपण खेती, रोपण कृषि। अच्छा चलो ठीक है, किस प्रकार की खेती का प्रकार है? रोपण कृषि जो है वाणिज्यिक खेती का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ना रोपण कृषि की जाती है। अब इसमें क्या होता है, काजू बादाम चाय कॉफ़ी, इनकी ना सबकी सम्मिलित रूप से खेती की जाती है, इसे कहते हैं रोपण कृषि। क्या हुआ? लिखो, यह एक खंड पर्वत का उदाहरण है। खंड पर्वत को ब्रैकेट में लिख लो, ब्लॉक माउंटेन। यह एक खंड पर्वत का उदाहरण है। यह केरल कर्नाटक तमिलनाडु में विस्तृत है। यह केरल कर्नाटक व तमिलनाडु में विस्तृत है। डोडा बेटा दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वो बच्चों पूर्वी पश्चिमी घाट की थी। वो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, सेकंड नंबर की? अब बात चल रही पूरे दक्षिण भारत की, तो दक्षिणी भारत में ये वाला पूरा पोर्शन आ गया, ये पूरा ट्रायंगल, उसमें नहीं आएगी। तो इसमें लिखो, डोडा बेटा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटी है कौन सी? कोलरी बेटा, नील कुरंजी फूल लिख लिए तुम लोगों ने? नहीं लिखे? नील कुरंजी फूल के कारण इसका नाम नीलगिरी पहाड़ी पड़ा। नील कुरंजी फूल के कारण इसका नाम नीलगिरी पहाड़ी पड़ा। यहाँ पर चाय की रोपण कृषि की जाती है। यहाँ पर चाय की रोपण खेती की जाती है। हिल स्टेशन ऊटी, प्रसिद्ध पर्वतीय दार्शनिक या पर्यटन स्थल ऊटी। जनजाति लिखो, टोडा, टोडा, जनजाति टोडा। पश्चिमी, अगला पॉइंट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट टोडा, टोडा। और पश्चिमी तथा पूर्वी घाट इस पहाड़ी पे आके मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखो, नीलगिरी के उत्तर में, नीलगिरी के उत्तर में, उत्तर में बोले तो यहाँ पर उत्तर में बिल्ली गिरी रंगना पहाड़ी। नीलगिरी के उत्तर में बिलीगिरी रंगना पहाड़ी पाई जाती है, जिसकी सर्वोच्च चोटी लिख लो, इसकी सर्वोच्च चोटी है कट्टा ही बेटा।
कट्टा ही बेटा। ये टै के नीचे हलंत है। कट्टा ही बेटा, चोटी है ये, है ना। कट्टा ही बेटा चोटी पाई जाती है। इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फैक्ट है कि नीलगिरी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, कट्टा ही बेटा कौन सी पहाड़ी की चोटी है। तो अब हेडिंग डालो, तटवर्ती मैदानी क्षेत्र, कोस्टल प्लेन रीजन, तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। चलो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कोस्टल प्लेन रीजन, कहाँ से शुरू हो जाता है अपना कोस्टल प्लेन रीजन? कच्छ से। कच्छ से शुरू होकर के जो पश्चिमी है वो कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक। फिर यहाँ से ऊपर तक कहाँ तक जाता है? उड़ीसा तक। उड़ीसा वेस्ट बंगाल तक। यहाँ पे नदी निकलती है कौन सी? स्वर्ण रेखा। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है? कच्छ से। कितने किलोमीटर लंबा है? अब तुम्हें कई किताबों में 6000 मिलेगा, कई किताबों में 6100 मिलेगा, कई किताबों में 6156 मिलेगा। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। 6000 याद रखना, 6000 भूमध्य रेखा है इसकी। 6000 की थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। ठीक है, नीचे तो क्या ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो ये अपना हो गया। अब ये वाला जो है कौन सा है? पश्चिमी। ये वाला कौन सा है? पूर्वी। अब पश्चिमी को भी अपन ने कई भागों में डिवाइड कर रखा है। ये वाला जो भाग है ये तो कौन सा है? कच्छ का मैदान। ठीक है, ये वाला जो है कौन सी पहाड़ी पड़ी थी अपन ने यहाँ पे कुछ दिनों पहले? कच्छ की पहाड़ी तो बेटा पड़ी नहीं अपन ने, काठियावाड़ पहाड़ी पड़ी थी। तो ये काठियावाड़ का मैदान है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो रीजन है, ये वाला कौन सा है? गुजरात का मैदान। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण का मैदान। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें कन्नड़ का मैदान। ठीक है, और इसके बाद लास्ट बात करें कौन सा तट है ये? मालाबार तट। तो क्या समझ में आया? कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात का मैदान, उसके बाद कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान, और फिर मालाबार तट। अच्छा, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक। लास्ट में नीचे क्या है? कन्याकुमारी। ये किसकी बात चल रही है? पश्चिमी तटीय मैदान की बात चल रही है, जो कहाँ से शुरू होता है? कच्छ से शुरू होता है कन्याकुमारी तक। पूर्वी कहाँ से शुरू होता है? स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक। ठीक है, अब इसकी पीछे वाले की बात करें अपन। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो तरीके के तट पाए जाते हैं। एक तो निमज्जन तट होता है और एक उमज्जन तट होता है। ठीक है, निमज्जन तट में क्या होता है? इसकी जो ये जो कोस्ट लाइन है कितने किलोमीटर चौड़ी है? ये है 50 से 100 किलोमीटर। इसका एवरेज अपन मान के चलते हैं 60 किलोमीटर। तो ये क्या है? सकड़ा मैदान है।
ठीक है, ज़्यादा चौड़ा मैदान नहीं है। नदियाँ यहाँ पे किसका निर्माण करती हैं? नदमुख का निर्माण करती हैं। नदमुख का निर्माण करती हैं। इसके अलावा वर्षा होती है, धाराएं बनती हैं। हाँ, नदमुख क्या होता है? नदमुख देखो कि ये वाला जो रीजन है, इतना सा प्लेन है, फिर पहाड़ है, फिर उसके बाद ये है, उसके बाद अगले मैदान में आगे बढ़ेंगे पठार में। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ से क्या नदियाँ निकलती हैं और यहाँ पे क्या है? समंदर है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जब नदी गिरती है तो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है, अवसाद लेकर के आती है और इधर से समंदर की लहरें आती हैं। ठीक है, तो इस मैदान का निर्माण कैसे होता है? अगर यहाँ पे अवसाद पड़े होते तो मैदान नहीं होता। ठीक है, पथरीला क्षेत्र होता, ना कृषि होती, ना कुछ भी होता। तो यहाँ पे जब नदियाँ गिरती हैं तो जो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है, वो समंदर की लहरें क्या करती हैं? उस अवसादों को अपने साथ ले जाती हैं, वहाँ पे रहने नहीं देती। तो इस वजह से ये वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे समंदर की लहरें भी आकर के मिलती हैं और थोड़ा सा लवणीय क्षेत्र भी होता है और यहाँ पे नदियाँ भी आकर के मिलती हैं। तो वहाँ पर जो है नदमुख का निर्माण करती है, जहाँ पे अवसादों की जो उपस्थिति है नहीं पाई जाती, कम पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या फैक्टर्स हैं कि यहाँ पर जो है बंदरगाह बनाने के लिए उपयुक्त स्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है निमज्जन तट होता है, तो ये थोड़ा सा क्या डूबा हुआ तट होता है। तो जब डूबा हुआ तट होता है तो किनारे जो होते हैं इसके, वो समंदर से मतलब इस तरीके के होते हैं कि वहाँ पर जो है अपन लंबा चौड़ा बंदरगाह बना सकते हैं। तो ये ऊंचाई पर कम स्थित होता है, थोड़ा सा इसकी ऊंचाई कम होती है। समुद्र तल है, उससे ऊंचाई अधिक नहीं होगी इसकी तट की, इसकी ऊंचाई कम होगी। जब तट की ऊंचाई कम होगी तो आराम से जहाज वहाज को चढ़ने में और इनमें आसानी रहती है। इस वजह से जो है यहाँ पे बंदरगाह की स्थितियाँ उपयुक्त पाई जाती हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है ये वाला सीन इधर का। इधर जितनी जो मैंने आपको बताया ना, तो नदमुख का निर्माण होता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई भी इससे अधिक होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो आपकी होती है 100 से 150 किलोमीटर। ठीक है, कैसा? उमज्जन तट होता है। उमज्जन तट समझे? ऊंचा तट होता है कि ना, अगर ये समंदर तल है, ये समुद्र का तल है, तो ये यहाँ पर होगा। ठीक है, और जस्ट पश्चिमी जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अब ये इतना ऊंचा होगा तो बंदरगाह बनाने की पोजीशन है नहीं है, तो यहाँ पे बंदरगाह बनाने की उपयुक्त स्थितियाँ नहीं पाई जाती और इधर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें अपन बात कर लें कि इसको भी जो है 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो एक तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसको तो बोलते हैं उत्कल का मैदान, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश का मैदान, और इसको बोलते हैं तमिलनाडु का मैदान। ठीक है, जिस तरीके से इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 में कर रखा है, स्वर्ण रेखा से शुरू हो जाता है। अब इसकी भी बात करें तो यहाँ से आंध्र प्रदेश के सेंटर में से आती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी आती है, जो इसको ऑलमोस्ट 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कोरोमंडल तट, नाम सुना है? कोरोमंडल तट काफ़ी फेमस सा नाम है। तो ये 2 भागों में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको तो बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और जो नीचे वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी सरकार। वो कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो याद रखना, ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। नीचे वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका उत्तरी सरकार। और ये वाला जो है कोरोमंडल तट। हाँ, इधर वाले का क्या? किस वाले का? इस वाले का कोरोमंडल हो गया। इधर वाले के 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना अपन ने। मालाबार तट, कोंकण, कन्नड़, सॉरी कन्नड़, कन्नड़, कोंकण, गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ। ठीक है, तो ये वाला तो पहले तो इसको क्या है? उत्कल। ये वाला कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और ये वाला कौन सा है? तमिलनाडु। अब इनके भी फिर अपन ने आगे प्रादेशिक विभाजन कर रखे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रादेशिक विभाजन में जो है अपन इसको आगे बाद में पढ़ेंगे।
उसमें उत्कल का मैदान, आंध्र प्रदेश का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। ये तो इसके प्रादेशिक विभाजन है, तीन तो। और इसके अलावा ये स्वर्ण रेखा से लेकर के कृष्णा तक, मतलब आधे आंध्र प्रदेश तक, तो क्या है, उत्तरी सरकार है। और आधे आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरे तमिलनाडु तक क्या है, कोरोमंडल तट है। ठीक है, तो ये था बेसिक। इसमें आप बहुत सी बातें लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे अपन, पर ये अपने को इनकी लोकेशन, इनका क्रम, कौन सा कहाँ पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना जरूरी है। पहली बात हो गई, 6100 किलोमीटर लंबा है। ये वाले मैदान सकरे हैं और ये वाले कैसे हैं, चौड़े हैं। कितने सकरे हैं, तो 50 से 100 किलोमीटर है। एवरेज मान के चले तो 60 किलोमीटर। इधर की बात करें तो 100 से 150 किलोमीटर। दूसरी इसमें बात करते हैं कि नदियाँ गिरती नदमुख का निर्माण करती हैं। यहाँ पे कोई नदमुख का निर्माण नहीं करती, यहाँ पे किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा तुम लोगों को मैंने बताया था क्या होता है, तो यहाँ पे नदमुख का निर्माण होता है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। इसके अलावा दूसरी बात करें अपन इसमें कि बंदरगाह के लिए उपयुक्त स्थिति पाई जाती है, बंदरगाह के लिए अनुपयुक्त स्थिति पाई जाती है, पर फिर भी यहाँ पर बंदरगाह हैं। कोरोमंडल में कुछ जगह हैं ऐसी जो नीची हैं, तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसमें तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और आपके पोन्नानी, नहीं पोन्नानी तो रिवर है, एक आध और है, तो वो जो है यहाँ पे अपने वो पाए जाते हैं, गिनती के ही हैं, पर यहाँ पे काफ़ी सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा इसको डायग्राम को मैसी तो बना मत देना तुम। इसमें क्या क्या लिखोगे, मोटा मोटा तो पहले तो ये बनाओ, भारत बनाया। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इसमें डिनोट करना है आप लोगों को क्या, मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। सबसे पहली चीज़ तो अपन तटवर्ती मैदान के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको शुरू करना है। यहाँ तो लिखना स्वर्ण रेखा, यहाँ पे कच्छ, कन्याकुमारी, यहाँ पे क्या पाया जाता है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला मैदानी क्षेत्र है अपना। हाँ, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर वो लिख, अभी नहीं लिखना, अभी तो सिर्फ ये बनाओ, तटीय मैदानी प्रदेश हेडिंग डाली है, उसके बाद भारत का डायग्राम बना दिया, उसके बाद ये पहले तो पूरा तटीय मैदानी प्रदेश बनाओ, फिर अगला डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें डिवाइड करेंगे। जिन बच्चों ने कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेंगे, जितना जितना लिख लिया ठीक है, बाकी पहले तो इतना सा डायग्राम बनाओ और फिर कुछ बातें लिखो इसमें। देखो, अगर तुम लोग ऐसे हंसोगे, बातें करोगे ना, तो फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं, मुझे भी जाननी होती है फिर वो बातें तुम्हारी, कि तुम लोगों को कौन सी बात करके इतनी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे भी खुश होना है थोड़ा सा। इसी में एडिट कर दोगे, वही सही है। रुको रुको, सब्र करो, वो पेज दोबारा से आएगा अभी, जब अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे ना, पश्चिमी पूर्वी, तब दोबारा से एक डायग्राम फिर से बनाएंगे, तब उसमें लिख लेंगे। अभी तो पहले पूरे जो तटवर्ती मैदानी प्रदेश जो अपना है उसकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, कितना लंबा चौड़ा और कहाँ से ले कहाँ तक विस्तृत है, तो वो 3-4 बातें लिख लेते हैं। बना लिया आप लोगों ने, लिखो इसमें। यह है कच्छ से स्वर्ण रेखा तक विस्तृत है, कच्छ से स्वर्ण रेखा तक विस्तृत है। आप बताओ मुझे कहाँ से ले कहाँ तक विस्तृत है ये? कच्छ से कन्याकुमारी, कच्छ से कन्याकुमारी तो जो है अपना पश्चिमी है, तो ये पूरा जो है कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी तक। लिखो, यह है कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर,
6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। 6100 नहीं, 6100। मुझे सुनाई दिया किसी ने 6061। बच्चों 6100, 6100 या 6061 बोला था मैंने। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मुंह से निकल गई। हाँ तब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़े अब अपन। तुम्हारी सबकी अपील पूरी हो गई हो तो अब आगे बढ़े। अभय ने बोल दिया बस। कोई दिक्कत है अभय से पूछ लिया करो। ठीक है, 6100 किलोमीटर में विस्तृत है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो कौन सा है? पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र। अब इसमें हेडिंग डाल लो। पहली, पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। लिखो कच्छ से कन्याकुमारी। देखो जितना मगज में जा रहा है लिखते जाओ, जहाँ अटको वहाँ पूछ लो। कच्छ से कन्याकुमारी। यहाँ नदियाँ नदमुख का निर्माण करती हैं। यहाँ नदियाँ नदमुख का निर्माण करती हैं, अतः यह सकड़ा मैदान है। अगर डेल्टा होता तो कैसा होता? चौड़ा मैदान होता। यहाँ नदियाँ नदमुख का निर्माण करती हैं, अतः यह सकड़ा मैदान है। अब सकड़ा है तो कितनी है इसकी सकड़ापन कितना है? 50 से 100 किलोमीटर। लिख लो चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर। यहाँ बंदरगाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। क्या बात बोलनी है? यही लाइन बोलनी है। यहाँ बंदरगाह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। लिख लिया। अब इसमें लिखो इसे 6 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। लिख लिया। अब बना लो वो डायग्राम। कहाँ से शुरू हो रहा है? कच्छ से शुरू हो रहा है। अब ये मत सोचना कि सर ये भी तो गुजरात के मैदान है। हाँ ये गुजरात के मैदान है, पर इनका प्रादेशिक विभाजन कर रखा है। तो प्लीज़ ऐसा सवाल मत करना, नहीं तो मेरे को पानी मांगना पड़ जाएगा। गुजरात का मैदान।
अरे तुम यार थोड़ा तेजी बात कर लो। तुम इतना हल्ला तो तुमने धीरे बात करने में मचा रखा है। खुल के बोल लो। खामा का पता चले फेफड़ों में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए। लिखो, अब पहला लिखो। कच्छ का मैदान निर्माण सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों से। अच्छा, बना नहीं क्या अभी तक? बनाओ बनाओ बनाओ, फुर्ती से बनाओ बच्चों। मैं तब गया हूँ इस चैप्टर से। इसको पूरा करते हैं आज खत्म। अभी तक भारत का भौतिक विभाजन कंप्लीट नहीं किया है अपन लोगों ने। कितने ढीले हैं अपन यार। क्या चीज? अबे ढीला है? नहीं नहीं, देखो, ये संगति का असर है। अगर मैं ढीला हूँ तो तुम लोग ढीले हो। अगर मैं थोड़ा सख्त होता तो शायद मैं तुम लोगों को बुरा भी लगता और ऐसे भी लगता कि यार खड़ूस आदमी है यार, आता है लिखाता है चला जाता है। मेरे को तो लगते थे, देखो मेरे जो टीचर्स हुआ करते थे जो आते थे सिर्फ लिखवाते थे, और चेहरे पे उनके बिल्कुल स्माइल नहीं रहती थी। और किसी बच्चे की रहती थी तो वो और छीन लेते थे वो, कि तेरे चेहरे पे कैसे। तो मेरे को कम जमते थे वो। चलो लिखो। कच्छ का मैदान हेडिंग डालो। निर्माण कैसे हुआ इसका? निर्माण के आगे डैश लगा के लिखो। क्या 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 समझ नहीं आ रहा? बताओ, मुझे बताओ। ठीक है सब? हाँ लिखो। निर्माण कैसे हुआ इसका? सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों से। सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों से। लिखो। विशेषता में अगला पॉइंट लिखो, चौड़ा समतल। चौड़ा व समतल मैदान। अगला पॉइंट लिखो, ज्वारीय गतिविधियों के कारण। ज्वारीय गतिविधियों के कारण लवणीयता अधिक। ज्वारीय गतिविधियों के कारण लवणीयता अधिक, अतः कृषि के लिए अनुपयोगी। अतः कृषि के लिए अनुपयोगी। तो फिर अगर ये कृषि के लिए अनुपयोगी हो तो क्या काम करें फिर यहाँ पे? नमक। लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो, नमक उत्पादन। अच्छा जी, वाह, सो प्राउड ऑफ ऑन गुजरात। कोई बात नहीं, सांभर में जा करके अपने को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर। अबे वहीं का ही है क्या? सांभर का रहने वाला है? तो डोसा। अबे कहाँ भेज दिया यार इसको। चलो ठीक है। और इसमें क्या बातें लिखोगे बताओ? इतनी है? चलो अगला लिखो, काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ का मैदान। इसमें लिखो, मांडव पहाड़ियों से। मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों। मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के अवसादों से निर्माण। मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के अवसादों से निर्माण। और इसमें लिख लो, सकरा परंतु कृषि के लिए उपयोगी। सकरा परंतु कृषि के लिए उपयोगी मैदान। अगला लिखो, कौन सा है? गुजरात का मैदान। साबरमती। निर्माण में आगे डैश करके लिखो, साबरमती माही नर्मदा तापी। साबरमती माही नर्मदा तापी नदियों के अवसादों से।
साबरमती, माही, नर्मदा, तापी के अवसादों से, सेडिमेंट से। अगला लिखो, चौड़ा व कृषि के लिए उपयोगी। अभी चौड़ाई की जो तुलना चल रही है आपस में चल रही है इन 6 में, कि जैसे कच्छ का सकड़ा है तो कच्छ से चौड़ा कौन सा है? काठियावाड़ और गुजरात। ठीक है, कहीं इसको पूर्वी घाट से तुलना, पूर्वी मैदानी क्षेत्र से तुलना करना मत शुरू कर देना। अगला लिखो, कोंकण। इसमें लिख लो महाराष्ट्र प्लस गोवा में स्थित, महाराष्ट्र व गोवा में स्थित। सकड़ा, ऊबड़ खाबड़ व पथरीला मैदान। सकड़ा, ऊबड़ खाबड़ व पथरीला मैदान। आम, काजू, अगला पॉइंट है, आम, काजू व नारियल की खेती। आम, काजू व नारियल की खेती। लिखो, मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को यहाँ आम्र वर्षा कहते हैं। मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को यहाँ आम्र वर्षा कहते हैं। यह आम की खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह आम की खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक है। एनसीईआरटी, देखो ऐसे लिख लो, अगला पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी डैश का मतलब के अनुसार कर्नाटक व केरल में आम्र वर्षा। ठीक है, एनसीईआरटी क्या कह रही है? केरल और कर्नाटक में हो रही है, और अपन क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र और गोवा में हो रही है। अगला लिखो, कन्नड़ का मैदान। मुख्यतः कर्नाटक में। मुख्यतः कर्नाटक में। लिखो, पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी ढाल पर गिरते समय नदियां जलप्रपात बनाती हैं। पश्चिमी ढाल पर गिरते समय नदियां जलप्रपात बनाती हैं। एक आध जलप्रपात का नाम लिख लेते हैं। लिखो, अगला पॉइंट, शरावती नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? जोग फॉल। शरावती नदी बनाती है जोग फॉल। इसका एक और नाम है गेरो सोपा, इसी का ही, जोग फॉल का ही स्थानीय नाम है गेरो सोपा। वो भी इसी का नाम है, लिख लो, वो भी लिख लो। महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों इसी के नाम है, जोग फॉल के। ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो कौन सा? जोग फॉल, गेरोसेपा और महात्मा गांधी। इस क्षेत्र में होने वाली मानसूनी वर्षा, इस क्षेत्र में होने वाली मानसूनी वर्षा को क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम। इस क्षेत्र में होने वाली मानसूनी वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। अब ऐसे एनसीईआरटी भी कुछ कह रहा है। एनसीईआरटी कह रहा है कि चेरी ब्लॉसम कहाँ होती है? केरल में होती है। तो एनसीईआरटी डैश करके लिख लो, चेरी ब्लॉसम इन केरल। लिख लिया, आगे बढ़ें।
अपना अगला कौन सा है लास्ट? मालाबार तट कौन कौन सी नदियों द्वारा निर्मित हुआ है ये? पेरियार और पोन्नानी के अवसादों से। लिखो। पेरियार पोन्नानी पहली बार नाम सुन रहे हो तुम लोग? कितने बच्चे हैं जो पेरियार और पोन्नानी पहली बार वर्ड सुना है? सच में? चलो कोई बात नहीं। लिखो। लिख लिया मालाबार तट लिख लिया। पेरियार व पोन्नानी। अब पेरियार लिखना तो आता ही होगा आप लोगों को, री की मात्रा छोटी आएगी। पेरियार व पोन्नानी, ये दोनों क्या रिवर है? कहीं प्लेट्यू या पहाड़ मत बना देना इनको। पोन्नानी। अच्छा, मानसून का आगमन कहाँ से होता है? इसी तटीय क्षेत्र से होता है। लिख लो इसमें लाइन। भारत के मुख्य भूभाग भारत के मुख्य भूभाग पर मानसून का आगमन इसी क्षेत्र से होता है। कुट्टनाड़ याद है तुम लोगों को? कुट्टनाड़। हाँ, हिल स्टेशन। चावल की खेती। हाँ, समुद्र तल से नीचे कुट्टनाड़। नहीं, आप वही था। कुट्टनाड जो है भारत का निम्नतम स्थान है जो केरल में पाया जाता है, जहाँ पे समुद्र तल से 2 मीटर नीचे चावल की खेती की जाती है। विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ पर समुद्र तल से 2 मीटर नीचे चावल की खेती की जाती है। अब हो सकता है शायद तुम कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो अब लिखो। बहुत सही, बहुत अच्छा लगा मुझे, शाबाश। लिखो। भारत का निम्नतम स्थान कुट्टनाड़ यहीं पाया जाता है जहां भारत का निम्नतम स्थान कुट्टनाड़ यहीं पाया जाता है। विश्व का एकमात्र स्थान जहां 2 मीटर से नीचे, जहां समुद्र तल के 2 मीटर नीचे चावल की खेती की जाती है। जहां समुद्र तल से 2 मीटर नीचे चावल की खेती की जाती है। अच्छा, तुम लोगों को पता है लैगून क्या होता है? लैगून, लैगून एक झील का टाइप है। ठीक है, झील कई तरीके की होती है, तो ऐसे ही एक लैगून झील होती है। वो क्या होती है बताओ? शाबाश, बहुत अच्छा बताया इसने। देखो तुम भी समझ लो, समंदर है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र। अब कुछ जगह होते हैं नहीं, गड्ढे से बने हुए होते हैं। अपन चल रहे हैं, अच्छा वाला समतल पे चल रहे हैं, बीच में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा सा गहराई सी आ गई, बहुत बड़ा ही है। फिर अपन उसमें नीचे उतर करके फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे किनारे पे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े। अब समुद्र की लहरें आती हैं, लहरें आती है, समुद्र का पानी उन गड्ढों में आकर के भर जाता है, और ऊपर ऊपर की लहरें वापस चली जाती हैं। अब वो जो लहरें जिस जगह पे भरी रह जाती हैं, वो पानी जो भरा रह जाता है, वहाँ पे छोटी छोटी झील बन जाती है। वो जो पानी, जो समुद्र के पानी से जो भरी हुई झीलें जो होती है, गड्ढे जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? झील कहलाते हैं। वो क्या होते हैं? नमक के होते हैं, मतलब लवणीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। वो किसी भी काम के, सॉरी, लवणीय होते हैं। वो किसी भी काम में जो है नहीं आते हैं, ना पीने के ना खेती के। तो उन झीलों को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून। और ये जो लैगून जो मालाबार तट में पाई जाती हैं, इनको स्थानीय भाषा में केयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? केयाल कहते हैं। तो ये याद रखना, केयाल क्या है? लैगून झील है। और लैगून झील क्या है? समुद्र द्वारा निर्मित झीलें होती है जो तटों पर बनती है, जिनका पानी कैसा होता है? लवणीय होता है। तो लिखो, यहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती है
यहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में केयाल कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख लो नीचे केयाल के। एक तो है अष्टमुड़ी, अष्ट छोटी मुंह, डैश है डमरू वाला डी, बड़ी डी, अष्टमुड़ी। दूसरी लिखो वेम्बनाड, वेम्ब नाड, वेम्ब नाड, वेम्बनाड के ब्रैकेट में लिख लो इसका एक और नाम है, इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं पुन्ना मादा केयाल। पुन्ना छोटा पू, आदा ने ना, मादा केयाल, पुन्ना मादा केयाल। अब इस वेम्बनाड झील में एक प्रतियोगिता होती है, जो तुम लोगों ने देखा होगा, नाव की जो प्रतियोगिता होती है, नाव की जो दौड़ होती है जो केरल में दिखाते हैं, वो तुमने एक मूवी भी देखी होगी, बागी मूवी में, वो बंदा वो करता है ना। तो वो एक ट्रॉफी रखी जाती है, ठीक है। तो लिखो, इसमें लिखो जो वेम्बनाड लिखा है उसके नीचे एरो बना करके लिख लो, यहाँ प्रतिवर्ष, यहाँ प्रतिवर्ष वल्लम, वे आधा लय पूरा लय, मैं कली, वल्लम कली, वल्लम काली, वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी, वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी नामक नौका दौड़ होती है। हर वर्ष वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी नामक नौका दौड़ होती है। इसे सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं, इसे सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं, सर्प सांप वाला। यहाँ इसे सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं। अच्छा, एक कब होती है? एक त्योहार होता है इनका, ओणम, ठीक है। और ये होता है अपने अगस्त के सेकंड सैटरडे, ठीक है। अगस्त के दूसरे शनिवार पर त्योहार होता है, तो लिख लो ओणम पर होती है। ओणम में भी आगे ब्रैकेट में लिख लेना अगस्त सेकंड सैटरडे। लिख लिया? अगला इसमें पॉइंट लिखो, पर्यटन के लिए विख्यात। क्या चीज है पर्यटन के लिए विख्यात? मालाबार तट। पर्यटन के लिए विख्यात प्रवासी पक्षी और एक और लिख लो इसमें रामसर स्थलों में सम्मिलित, इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स। रामसर स्थलों में, अच्छा भारत में अपने राजस्थान में से रामसर स्थल में कौन? शाबाश, ओहो, इस बात में तो इसको चॉकलेट देनी चाहिए। चलो लिख लिया। अब हेडिंग डालो, ये हो गया अपना क्या, पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र। अब डालो अगला, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र। पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र, फिर से एक छोटा सा डायग्राम। तो ये तो कौन सा है? उत्कल का मैदान। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दो नदियां बना लो, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, स्वर्ण रेखा,
और कृष्णा। उत्तरी सरकार। कोरोमंडल। चौड़ाई भी इसी में लिख लो। कितनी बताई थी मैंने? 100 से 150 किलोमीटर। मज्जन तट। लिखें आगे। लिखें, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक विस्तृत, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक विस्तृत उन्मज्जन तट का उदाहरण, उन्मज्जन तट का उदाहरण, अतः बंदरगाह के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां, अतः बंदरगाह के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां इस मैदानी क्षेत्र में। अगला पॉइंट बच्चा भी समझाया था आपको। देखो ये वाले जो तट होते हैं, ये कैसे तट होते हैं? निमज्जन तट होते हैं। मतलब कि इनकी जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से ज़्यादा नहीं होती है, इस वजह से क्या यहाँ पे बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। और ये वाले जो तट होते हैं, इनकी जो ऊंचाई होती है वो किससे ज़्यादा होती है? समुद्र तल होता है इससे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या नहीं बनाए जा सकते? अपन बंदरगाह नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो क्या लिखा? बंदरगाह के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यहाँ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, यहाँ नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अच्छा, एक बार पेज पलट करके उसमें लिख लो, इसमें जलोढ़ पाई जाती है तो उसमें कौन सी पाई जाती है? लेटेराइट पाई जाती है। तो जहाँ पे पश्चिमी तटवर्ती मैदान की हेडिंग डाली है उसमें आपने विशेषताएं लिखी होंगी, शुरुआत में मृदा डैश करके लिख लो लेटेराइट। ठीक है, अब आ जाओ इसी में वापस। यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी, कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी। नदियों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, नदियों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला भाग तो कौन सा है? उत्तरी सरकार। दूसरा कौन सा है? कोरोमंडल तट। उसके दो एरो बना के, दो भाग के नीचे दो एरो बना के अलग अलग लिखो।
और उनमें भी उत्तरी सरकार में लिख लो स्वर्ण रेखा से कृष्णा नदी, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में स्थित। उत्तरी सरकार में क्या लिखा? स्वर्ण रेखा से कृष्णा नदी तक। राज्य लिख लो उड़ीसा व उत्तरी आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल में लिख लो कृष्णा से कन्याकुमारी तक। कृष्णा से कन्याकुमारी तक। कौन कौन? दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु लिख लो। कोरोमंडल में एक और पॉइंट लिख लो, यहाँ शीत ऋतु में, यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी पवनें वर्षा करती हैं। यहाँ शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी पवनें वर्षा करती हैं। भैया कहाँ रह गए आप? मुझे पूछो। अच्छा, अब इसका क्या पढ़ते हैं? प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं। तो प्रादेशिक में कितने मैदान है? 3 है। नदियाँ कितने में बांटती है? 2 में। प्रादेशिक 3 में। तो लिखो इसे, हाँ, इसे 3 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। उत्कल का मैदान, उत्कल के मैदान के बारे में कहा जाता है ये 6 नदियों का उपहार है, गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स। यह है 6 नदियों का उपहार है। देखो मैदान तो सारे नदियों के ही उपहार हैं, समझ रहे हो? मैदान का निर्माण नदियों से ही होगा, क्योंकि नदियाँ क्या करती है? अपने रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को क्या करती जाती है? प्लेन करती जाती है। पत्थर आते हैं, पर्वत आते हैं, तो टाइम टाइम पे उनको काट काट करके उनमें दर्रे, फिर दर्रे के बाद थोड़े से और चौड़े दर्रे, फिर नाल, और फिर उसके बाद ज़्यादा नदी में बहाव तेज रहा तो कुछ टाइम में वहाँ पे मैदान बनने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें बताया था मैंने, खादर, बांगर, भूड़। तो वही ये, नदी का प्रवाह ज़्यादा तेज होगा तो भूड़ भी एक टाइम पे बांगर बदल जाएगा, और ज़्यादा तेज होगा तो फिर खादर में बदल जाएगा। तो नदी कुछ भी काट सकती है। इसलिए कौन था वो, क्या नाम था, एक मार्शल आर्ट का वो बंदा था ना, अरे बहुत फेमस, ब्रूस ली। ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि बनना है ना तो पानी की तरह बनो, ठीक है? अगर पानी को तुम बोतल में डालोगे तो बोतल जैसी शेप ले लेगा, गिलास में डालोगे तो गिलास जैसी शेप ले लेगा, और अगर वही पानी ऊपर पहाड़ से गिर रहा होगा तो चट्टान को भी काट देगा। तो पानी, और सबसे तेज तुम जो देखते हो, लेज़र देखते हो, लेज़र, लेज़र के अलावा जो कटिंग टेक्निक जो आई है सबसे, वो पानी की है। तो लेज़र से भी सॉलिड जो टेक्निक कोई है, या लेज़र से सॉलिड तो खैर क्या होगी, पर लेज़र की बराबरी करती है। तो पानी की एक बहुत बारीक नोज़ल होती है, उससे वो पत्थर को काट देते हैं, हीरे तक को उन्होंने काट दिया है। तो पानी में ये खासियत है। मतलब तुम्हें लगता नहीं कि तुम लोग एकदम ऐसी मायावी चीज़ों के बीच में रह रहे हो? पानी हो गया, आग हो गई, कि मतलब जिसका एक अलग ही फॉर्मेशन है, इसकी मतलब एक अलग ही हवाबाजी है। पानी खत्म हो जाए तो सोचो, तुम्हारे कहे तुम मछली की तरह तड़फड़ाने लगते हो एकदम। कितना लीटर पानी पीते हो तुम दिन का? 2 मटके? तीनों के 2 मटके? तुम तीनों एक साथ रहते हो क्या? सत्यानाश तुम्हारा। तुम तीनों पढ़ाई भी करते नहीं करते? मजे तो करते हो बेटा फुल, ये तो मुझे पता है। देखो हमारी अम्मा कहती थी कि 1 भक्ति, 2 पढ़ाई, 3 गपशप और 4 लड़ाई। आया समझ में? नहीं आया? अकेला होगा, जिसको भक्ति करनी है उसको अकेला होना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ाई करनी है तो 2 चाहिए साथ में कंपटीशन के लिए कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है। जहाँ 3 हो जाएंगे वहाँ गपशप शुरू हो जाएगी, हंसी ठहाके ठिठोले चुटकुले। और 4 हो जाएंगे तो वहाँ पे 2-2 ग्रुप बन जाएंगे। तो इसके साथ तो बहुत बुरी होती होगी। मैं भी रहता था एक हरियाणा के मेरे दोस्त के साथ,
वो भी पता नहीं कुछ आपस में बातें करी, जोर जोर से ठा के लगा लिए। मैं वही उनसे मांगता रह जाता था कि इसको मुझे थोड़ा डिफाइन करके तो बताओ, मैं भी हंसूँ थोड़ा सा। तो हाँ, थोड़ा सा हंसने का क्या हंसता है, वैसे लो शक्ल देख के किसी की। तो क्या कोप, कोप यानी ये तो क्रोध होता है ना। अच्छा कप का कोप, अच्छा मैं वो, चलो चलो देखो, एक चुटकुले की एक खासियत होती है कि चुटकुले पे एक ही बार हंसी आती है। और ना, नहीं अभी तुम्हारी एज है बार बार हंसने की, तो मैं तुम्हें कुछ ही बोल दूं उसमें भी ठा के लगा लोगे, देखो ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है। बात ये चल रही है कि किसी भी दूध चुटकुले पे दोबारा नहीं हंसना, ठीक है। और एक इसी पे डायलॉग भी आया था एक उसका, अजय देवगन का। हाँ, कि बोले जब तुम एक चुटकुले पे दोबारा नहीं हंसते हो तो एक ही दुख दर्द पे बार बार क्यों रोते हो, उसको क्यों कुरेदते रहते हो उसकी बात को। तो वो एकदम फैक्ट बात है, बहुत अच्छी बात है वो, कि जब तुम्हें लगे ना एक ही बात दोबारा दुखी कर रही है, तो तुरंत वीर को याद करो, नहीं तो अजय देवगन को याद करो, इस बात को याद करो, और दोबारा दुखी मत हो, ठीक है। देखो तू तो निकल चुका, तुझे तो परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी। हर बच्चा अगर तेरे जैसा हो जाए तो इनकी सक्सेस है, कि मस्त रहना, बढ़िया, ज़्यादा चिंता नहीं करना, क्या आगे क्या फ्यूचर है, क्या पीछे क्या गलती करी है, आज प्रेजेंट में जीना। तो जो बंदा तुम्हें खुश मिलेगा वो प्रेजेंट में जीता हुआ ही मिलेगा, बाकी सब दुखी हैं। ठीक है, बहुत हो गई बातें। अब इसमें कहाँ थे अपन, क्या लिखा है लास्ट? ठीक हो, 6 नदियों का उपहार कहा जाता है इसको, किसको? उत्कल के मैदान को लिखो ब्राह्मणी, पहले तो लिखो स्वर्ण रेखा। बूढ़ी बलौग, बूढ़ी बलौग, बूढ़ी बैलौग, बूढ़ी बलौग। वैतरणी, नाम सुना है? वैतरणी। ब्राह्मणी, नाम सुना है? ब्राह्मणी। कोई बात नहीं, आज सुन लो। महानदी और ऋषिकुल्या। और मुझे कंफ्यूजन है, ये षटकोण वाला शय आएगा या फिर यहाँ पे ये शलगम वाला शय आएगा, वो तुम लोग मुझे कल आके बताओगे। ऋषि कुल्या, कुल्या। अच्छा एक एक टर्म होती है बबूलिया, बबूलिया क्या होता है बबूलिया? वायु दाब के जैसे बनता है। तो ये इसमें क्या भूतिया होता है या कोई साइंटिफिक होता है ये? तो गांव में ऐसा क्यों बोलते हैं कि, हाँ हाँ, तो इस वजह से उसको बोलते हैं अपन कि इसमें कोई भूत का प्रकोप है या फिर ये। उसमें एक लॉजिक होता है, उसमें जो नीचे जो होता अंदर जो होता है ना, सेंटर में जो होता है, उसका एयर प्रेशर लो होता है, ठीक है। तो एयर, ठीक है, एयर प्रेशर जब लो होता है, जब तुम एयर प्रेशर लो में जाओगे ना, तो जाकर क्या तुम्हें चक्कर आते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जैसे वो कमी होती है तो तुम चक्कर खा के गिर जाते हो। अब एक आधा बच्चा गिरा होगा, तो बड़े बूढ़ों को लगा कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये तो कोई हवा, ऊपरी हवा है ये। तो इस वजह से लोगों ने इसमें वो बना दिया कि, अच्छा तुम लोग, अपने तो कुछ भी नहीं आते, खैर अपने तो भभूले भभूले आते हैं जिसमें लोगों ने इसको भूत बना दिया। तुम लोगों ने स्टॉर्म देखे? स्टॉर्म जो आते हैं बहुत बड़े बड़े, जो चक्रवात आते हैं, जो मूवीज भी नहीं देखी कोई हॉलीवुड की? देखिए ना, तो वो सच में ऐसे ही आते हैं, वो गाड़ी वाड़ी और वो मकान वकान दुकान सब। हाँ हाँ, तो वहाँ पे जैसे अपने यहाँ पे बनाने के लिए, कोचिंग बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए कुछ मेजरमेंट होते हैं। सुन लो बच्चों, सुन लो, अरे सुन लो ज्ञानियों, अपने से यहाँ पे कुछ मेजरमेंट होते हैं स्कूल कोचिंग हॉस्पिटल बनाने के, कि फायर एग्जॉस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, कि आग लग जाए तो तुरंत आग पे काबू पाया जा सके। वैसे ही वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बंकर बनाए जाते हैं, कि यहाँ पे जब भी कोई ऐसा तूफान या फिर कोई भी आता है, तो आपको सबको बंकर में जाना है, क्योंकि ऊपर का तो सब समतल हो जाएगा जब तक ऊपर आओगे।
तो इस वजह से वहाँ पे उनकी भी ज़िंदगी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम लोग सोचते नहीं, मेरे दिमाग में कई बार ख्याल आता है कि अपने पास मैदान है, मरुस्थल है, इतनी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और पर फिर भी लोगों को उड़ीसा में रहना है, उनको वो बाढ़ झेलनी है। लोगों को उत्तराखंड में रहना है, उनको भूस्खलन झेलना है, उनको जलमग्न होने में ज़्यादा मज़ा आता है, उनको डर नहीं लगता कि ज़िंदगी से। राजस्थान में लाओ उनको, मध्य प्रदेश में लाओ, इन मैदानों में ला करके भर्ती करो, यहाँ खेती करवाओ। हाँ, तो वही तो मैं, हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि इंसान अपनी जगह से, अपनी संस्कृति से, अपने लोगों से इतना प्यार करता है कि वो जान देने को भी तैयार है। हाँ, तो पर इतना भी नहीं होना चाहिए यार कि जान ही चली जाए। जान है तो जहान है। प्यार तो फिर हो जाएगा, नए लोग मिल जाएंगे, नई जगह संस्कृति बस जाएगी। पर खैर, लोगों की अपनी अपनी साइकोलॉजी है। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, महानदी। महानदी के डेल्टा में, हाँ, इसी में चल रही है बातें। ये बात चल रही है उत्कल के मैदान की बात चल रही है। लिखो, यहाँ महानदी के डेल्टा में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 स्थित है। इस डेल्टा के पास में कलाम द्वीप स्थित है। इस डेल्टा के पास में कलाम द्वीप स्थित है, जहाँ क्या होता है, अब कलाम द्वीप है तो यार मिसाइल मैन का द्वीप है, तो मिसाइल का परीक्षण ही होगा, जहाँ मिसाइल परीक्षण होता है। या फिर लिखो, जहाँ मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। जहाँ मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। इस तट को बालासोर शहर, इस तट को बालासोर शहर ब्रैकेट में मिसाइल नगरी, ब्रैकेट में मिसाइल नगरी के रूप में जाना जाता है। हाँ, काफी शानदार हार थी अपनी है, क्योंकि 21वीं सदी में चल रहे हैं, ट्रेन जैसे सिस्टम को अपन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत भयंकर काम है। उसके बाद पुल भी गिरा था उसी जगह ही, कुछ दिनों बाद ही। बिहार में गिरा था, बिहार में गिरा था, हाँ, मुझे लगा वहीं गिरा था। हाँ, पर वहीं है, देख लो अब तुम। अपने सिस्टम वाले कहाँ हैं? अपने सिस्टम वाले अपने जैसे ही हैं। ये इनको मतलब नहीं है काम करने से। काम करने से हर कोई इंसान बचना चाहता है। वहाँ पे लोगों को काम क्या है, फटाफट से करके ख़त्म करना है। तो जो बढ़िया लोग हुए ना, अब तुम लोह स्तंभ का एग्जाम्पल देख लो, आज तक उसमें जंग नहीं लगा, तो उसमें उनको कोई लोभ लालच नहीं था। राजा महाराजा टाइम पे जो लोगों को काम हुआ करते थे, वो ऐसे काम नहीं करते थे कि फटाफट से ख़त्म करो, अगली सत्ता आएगी तो वो देखेगा, वो जानेगा, वो मेंटेन करेगा। वो ऐसे काम करते थे कि ये चीज़ मैंने बना दी ना, तो ये कितनी लंबी टिक सकती है, कि आने वाली कितनी सदियों तक ये चीज़ें चलेगी। अब वो सोच नहीं है लोगों की। अब लोग ये सोच के काम नहीं करते कि पुल बना रहे तो मैं ऐसा पुल बना के जाऊँ कि लोग आने वाले पोते पड़ पोते और उनकी कम से कम 3-4 पीढ़ियाँ तो इस पुल को देखें। यहाँ पुल बनाना है जब तक अपन है, हाँ, ये ढह जाएगा, अगली सरकार आएगी, वो जाने। तो लोग तो यार बहुत ज़्यादा अंधे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उड़ीसा में हालात ये चल रहे हैं। उड़ीसा में जब वोट का टाइम आता है, चुनावों का टाइम आता है, गाड़ियाँ जाती है, गाड़ियों में होती है टी शर्ट, ये बड़े बड़े पर्चे त्रिपाल के, ये वो, और कुछ खाने के पैकेट। वो जाते हैं वहाँ जा कर के, उनको जब चुनाव का टाइम आता है, वो खाने के पैकेट, बिछाने के लिए त्रिपाल, और वो पहनने के लिए टी शर्ट, सिर्फ ये बांटते हैं और सारे वोट ले जाते हैं। अब ये बांटने की जिसके पास हैसियत है वो तो जीत जाता है, और जिसके पास ये बांटने की हैसियत नहीं है, वो चाहे कितना ही अच्छा आदमी हो, वो नहीं जीतेगा। तो अपन अपन खुद लालची हैं।
और अपन ही अपने जेब में से बीच में से एक लालची को चुनते हैं और फिर वो लालची वहाँ पे गदर मचाता है। इसके लिए उपाय के लिए देखो, लोकतंत्र की समाप्ति तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि लोकतंत्र का जो जनरेट हुआ है ये बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद जाकर के लोकतंत्र मिला है हमको। ठीक है, हम इसमें सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। अब जैसे कि एक क्लर्क भी जो अपन बनाते हैं उसके लिए अपन एग्जाम लेते हैं, ठीक है, और आईएएस जैसा अधिकारी बनाने के लिए अपन इतने सारे पेपर लेते हैं, फिर उसका इंटरव्यू भी लेते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। तो जब अपन एक एमएलए या एमपी बना रहे हैं तो ये तो बेसिक है ना, कि ये तो अपने पे राज करने वाला है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी एग्ज़ाम, एक छोटा सा इंटरव्यू और एक छोटी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें ना उसको काम करना सिखाया जाए। ठीक है, तो ये जब चीज़ होंगी तो तुम्हारा जो, मैं नहीं कह रहा कि एकदम बेहतर नेता निकल करके आएगा, पर जो निकल करके आएगा, जो अभी चल रहा है ना, उससे तो सिस्टम इम्प्रूव ही होगा। अब एक मैं तुम में से उठाकर किसी को जिला कलेक्टर बना दूं तो तुम जिला नहीं संभाल सकते हो। एक तुम्हें उसको जिला चलाने के लिए, तुम्हें पहले पढ़ा लिखा तुमने कुछ भी नहीं है, पर तुम्हें जिला चलाने के लिए कम से कम अगर 2 महीने ट्रेनिंग दी तो तुम बेहतर तरीके से उस जिले को चला सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि पढ़ाई लिखाई वहाँ पे काम नहीं आने वाली तुम्हारी गणित, तुम्हारे वहाँ पे लीडरशिप काम आने वाली है। और नेता का तो मतलब ही लीडर होता है। अब वो लीडर ही तुम्हारा या हमारा लीडर जो है, उसमें उसको गणित ही नहीं पता कि कहाँ पे कैसे काम होना चाहिए, कितना मटेरियल लगना चाहिए, कौन से मटेरियल का टाइम पीरियड कितना रहता है। जब उसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर तुम्हें इतने स्क्वायर फीट का या इतने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया गया है, तो इस एरिया में अगले वाले 5 साल में तुम कैसे विकास करोगे। सड़कें यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कि जैसे कि इनको दोबारा तोड़ना है। समझ रहे हो? यहाँ पे कभी भी सड़क ऐसे नहीं बनाई जाती कि बना दी अब ये कभी नहीं टूटेगी। यहाँ पे सड़क ऐसी बनाई जाती है कि डामर डाल दो, कुछ दिनों बाद यहाँ पे पाइपलाइन डलेगी, ये दोबारा टूटेगी। ये यहाँ पे वायर डलेंगे तो ये दोबारा टूटेगी। तो यहाँ पे जब तक इनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, इनको इस चीज़ की पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। सीवेज, अब अपना सीवेज सिस्टम जो है कितना घटिया है। तुम लोगों ने विदेशों की मूवी देखते होंगे, तो वो जो कई चोरी की या गुंडागर्दी की जो मूवी होती थी, वो उनके अंदर सीवर लाइन इतनी मोटी होती थी कि उनकी पूरी गैंग चल लेती थी। समझ रहे हो? और वो भी क्या, इतनी इतनी आधी सी भरी हुई या घुटनों तक या पैरों तक भरी हुई रहती थी, मतलब इतनी वो खाली रहती थी। ये उनका सीवर सिस्टम था, इस वजह से इतने बड़े शहर में पानी नहीं भरता। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना सीवर लाइन, तो इतनी सी छोटी सी, ये जो है ना, इतना जितना ऊंचा ये है, इतनी तो ये चौड़ी सीवर लाइन है। अब ये इसमें से कैसे बरसात का पानी निकल जाएगा? सड़कों पे आएगा वो पानी। तो अब अपने को इतनी सी नॉलेज नहीं है। और वो तो, ये तो कंडीशन मैं बता रहा हूँ कहाँ, जयपुर पिंक सिटी की, राजधानी की बता रहा हूँ। और इधर उधर भरतपुर, धौलपुर और पश्चिम में चले जाओ या दक्षिण में चले जाओ, उत्तर में चले जाओ, यहाँ पे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना डेवलप्ड भी नहीं है। ये जयपुर में थोड़ा बहुत है। और मैं तो ये कहता हूँ यार, जयपुर में वो जयसिंह ही शानदार बना गया था इस जयपुर को, हैं? उसके जैसा इन्होंने तो आधा भी काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो गहलोत सरकार की तो अभी तो तुम लोगों ने हालत देख ही रहे हो तुम। ये लग रहा है काम करने वाले लोग लग रहे हैं, तो ये तो राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। काम तो तुम लोग करोगे जा करके। काम तो वो कल कल परसों आया था, कि कल कल ही देखा था मैंने। वो कुमार विश्वास है, कुमार विश्वास को कोई बोलता है, बोले कि बोले योगी मोदी जी के आ जाने से ना देश 500 साल पीछे चला गया। तो कुमार विश्वास कहता है अभी तो रुको, जब योगी आएगा ना तो त्रेता में जाएगा ये। समझ में आया? त्रेता युग किसका था? श्री राम का था। तो मतलब अभी तो और पीछे जाएगा ये। तो सबसे बेस्ट जो फॉर्म मानी गई है ना तंत्र की, वो तो मानी गई राजतंत्र। और पर यहाँ पे अभी राजतंत्र पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक राजा के लिए, राजा की प्रॉपर, तुमने पढ़ा हो राम की भी, श्री राम की भी ट्रेनिंग हुई थी। पहले वो गुरुकुल गए थे, उसके बाद उन्होंने कम से कम जवानी तक उन्होंने गुरुकुल में रहे। अब यहाँ पे बच्चा जो है पैदा होता है, उसको छोटी सी उम्र में आईफोन पकड़ा दिया जाता है, तो उसने कहाँ ज़िंदगी के धक्के खाए। अब वो जो बचपन में आईफोन चला रहा है, तो जवानी में आने के बाद तो उसकी तो डिमांडें हाई होगी। अब जिसको 14 साल तक या 15 साल तक तुमने रखा ही वहाँ पर है गुरुकुल में, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो और स्कूल में जाना बंद करो, गुरुकुल में जाके पढ़ाई करना शुरू करो। वो इसीलिए कहा था कि ताकि तुम लोग ने जो है वो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है उनमें ज़िंदगी जी करके दिखाओ, ताकि आने वाली चीज़ें तुम्हें विचलित नहीं कर सके। अपन विचलित बचपन से रहते हैं। ऑफ कोर्स खोलने चाहिए। अरे लोग मुसलमान मदरसे खोल रखे हैं और बच्चे
पढ़ेगा कोई नहीं, क्योंकि अभी अपने अंदर वो चीज़ है ही नहीं। अपने को बचपन से ही चाहिए सब कुछ, तो बहुत मुश्किल है। अब तो नामुमकिन सा है इस सदी में तो गुरुकुल में जाना। ये तो कोई सरकारी गुरुकुल बनाए जाएं, उनमें एडमिशन हो। किसी भी चीज़ की देखो सप्लाई डिमांड की तरह, चेन की तरह काम करते हैं। जहाँ पे जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और सप्लाई कम होगी तो कीमतें क्या है, बढ़ जाएंगी। ठीक है, और सप्लाई फुल है, डिमांड नहीं है, तो कीमतें क्या, गिर जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कॉलेज, सरकारी कॉलेजों की हालत जितनी अच्छी है उतनी ही बेकार हालत है सरकारी स्कूलों की। जिस दिन सरकारी स्कूलों में ऐसा हो गया ना कि फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद एक एग्ज़ाम होगी और फिर उसके बाद एडमिशन होगा, तो ये मान लो कि सरकारी स्कूलों में बूम आ जाएगा। पर वो काम क्यों करें, कौन करे, फिर धंधे ठप हो जाएंगे प्राइवेट स्कूलों वालों के। ऐसे धंधे ठप हो रखे हैं कॉलेजों के। प्राइवेट कॉलेज में कोई नहीं जाना चाहता, सब सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं। पर प्राइवेट कॉलेज अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा है, सरकारी कॉलेज नहीं दे रहा तुम्हें। तुम जाओगे इसलिए लगेगा बाबा आदम के कॉलेज में आ गए हम। तो वो बातें क्यों शुरू हुई थी अपनी, पानी से शुरू हुई थी, ब्रूस ली से शुरू हुई थी, और देखो अपन कहाँ पहुँच गए, सिस्टम पे। तो बातों का अंत नहीं है। आगे बढ़ो, लिखो, ये सारी नदियाँ लिख ली, ऋषिकुल्या, बूढ़ी लौग, महानदी, स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी और वैतरणी। ठीक है, इसमें लिख लिया तुमने। राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है कौन से डेल्टा में, महानदी के डेल्टा में, नंबर 5। महानदी डेल्टा के पास एक द्वीप है, इसे क्या कहते हैं, कलाम द्वीप कहते हैं, जहाँ पे मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थित है। और इस तट पर बालासोर शहर स्थित है, और बालासोर को किसके नाम से जाना जाता है, मिसाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें लिखो, इस क्षेत्र में भीतर कणिका व गहिर माथा, ये गहिर माथा है गुहिर माथा है, बताना मुझे कल तुम लोग पता करके। लिखो, यहाँ भीतर कणिका व गहिर माथा नामक अभयारण्य में, यहाँ भीतर कणिका व गहिर माथा अभयारण्य में ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑलिव रिडले कछुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसी तटीय क्षेत्र में एक झील स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का। यहाँ चिल्का लैगून लेक स्थित है, यहाँ चिल्का लैगून स्थित है। अगला लिखो, आंध्र प्रदेश का मैदान। आंध्र प्रदेश का मैदान कृष्णा और गोदावरी के अवसादों से निर्मित। लिख लो, निर्माण कृष्णा व गोदावरी नदी के अवसादों से। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में कोलेरू, मीठे पानी की झील स्थित है। कोलेरू मीठे पानी की झील स्थित है। लिख लिया। अब लैगून, लैगून लिख लो, इसमें लैगून झील, खारे पानी की झील कौन सी है, पुलिकट। पुलिकट, इसी पुलिकट झील में लिखो, पुलिकट में एरो बना के नीचे, श्री हरिकोटा नामक द्वीप स्थित है। पुलिकट में क्या स्थित है, श्री हरिकोटा। यहाँ पर कौन सा केंद्र स्थित है, सतीश धवन। लिख लो, क्या, कहाँ रह गए आप,
श्री हरिकोटा नामक द्वीप स्थित है जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इस क्षेत्र में, इस तटवर्ती क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के मैदान वाले में, विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर एक नहर बहती है, बकिंगम। कौन सी? बकिंगम। तो बकिंगम नहर जो बहती है उस रास्ते को राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, लिख लो। इस तट पर बकिंगम नहर के रूप में, इस तट पर बकिंगम नहर के रूप में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 स्थित है। अब अगली हेडिंग डालो, तमिलनाडु का मैदान। बना लो। तमिलनाडु का मैदान डाला। इसके बाद ये डायग्राम, डायग्राम के बाद कुछ बातें। ये तीनों क्या बंदरगाह हैं? मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है उसमें से हो सकता है क्या है, बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने आप लोगों को नहीं लिखवाई। ठीक है, तो कल को अगर कुछ इससे बाहर आ जाए तो मुझे दोष मत देना, पहले कह दिया। ठीक है, जिसको लगता है कि ये कम है मेरा लिखवाया हुआ, वो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है पढ़ ले पूरा और अच्छे से। और जिसको लगता है कि अपने तो यही भारी पढ़ रहा है तो वो बस इसी को अच्छे से पढ़ ले और इसी को याद कर ले, बार बार रिवाइज कर ले। ठीक है, और ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को जिनको इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में तो बिल्कुल पढ़ो। कोई नई चीज़ मिलती है तो साइड में चिट बना करके इस पर चिपका दो कि इसमें सर ने ये बात नहीं लिखवाई। और थोड़ा सा हो सके तो इस सर को भी बता दो कि सर आपने यहाँ पे ये 2-3 बातें छोड़ दी, ताकि सर को भी 2 बातें नहीं पता चले। ठीक है, मैं कोई ईश्वर का अवतार तो हूँ नहीं जो सब कुछ जानता हूँ, तो इंसान हूँ और डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, क्या कह रहे हो? तेज बोलो। ये मेरा फैन है। क्या करता है? ज्योग्राफी पढ़ता है। चलो देखो, ज्योग्राफी तो हमारे शुरू हुई थी एक्सीडेंटल तरीके से। ठीक है, जहाँ पहले सबसे पहले जहाँ पढ़ाना शुरू किया था वहाँ पे क्या, मैं गया था पॉलिटी पढ़ाने के लिए, पर हाँ हाँ, पर उन्होंने बोला कि नहीं सर आप पढ़ाओगे ज्योग्राफी। मैं कह रहा वाह, तुम तय करोगे मेरा। तो फिर मैंने उसके बाद मैं चलो ठीक है भाई ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अब मैं तैयार करने लगा इंडियन ज्योग्राफी। मैं जिस दिन गया पढ़ाने के लिए, सर शुरू कर दो राजस्थान ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से। मैं कह रहा यार तू पागल आदमी है क्या, मैं पढ़ कर के आया इंडियन ज्योग्राफी, बताना चाहिए था ना। बोले नहीं सर इंडियन ज्योग्राफी क्यों पढ़ाएंगे, राजस्थान के बच्चे तैयारी करें तो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। मैं कह रहा तो फिर रुक 2-3 दिन और रुक।
फिर मैं गया भाई साहब घर पे, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, फिर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी, उन लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर आया, फिर सर ने बोला कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाओ यहाँ पे। और मैं तुम लोगों को अभी भी कह रहा हूँ राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लो दुष्टों, 15-16 क्वेश्चन आएंगे, मेरे भी हो जाएंगे तुम्हारे भी हो जाएंगे। तो सर ने बोला कि नहीं, यहाँ पे आप तो इनको इंडियन ज्योग्राफी करो, राजस्थान बाद में पढ़ाएंगे। मैं कह रहा चलो ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते। मैंने तो बोल दिया सर को, पर सर नहीं माने। सर कह रहे इनको करवाओ इंडियन का थोड़ा सा पोर्शन तो करवाओ, और थोड़े मिनरल्स, नदियाँ, नदी नाले, झीलें वीलें, और इनको करवा के, और तुम्हें वो भी पढ़ाना है, एक तो वो क्या बोलते हैं वो एनर्जी और पढ़ानी है। इसमें सारी जगह के नाम और लिखवा रहे, बहुत सारा डाटा है रे यार, तुम लोग पता नहीं कैसे झेल पाओगे नहीं झेल पाओगे, मेरे से तो नहीं झेला जाता। ठीक है, लिखो इसमें इसका निर्माण कौन सी नदी? कावेरी नदी। खेती, चावल। क्या कहते हैं इस क्षेत्र को? धान का कटोरा। दक्षिण भारत का धान का कटोरा, दक्षिण भारत का धान का कटोरा। बंदरगाह लिख लिए, एन्नोर, चेन्नई, तुतिकोरिन। एक इसमें लिख लो, एक विहार है पक्षी वन्य जीव एवं पक्षी विहार। हाँ, वन्य जीव। कैलीमियर, कैलीमियर है ये, कैलीमियर पॉइंट। क्या है ये? वन्य जीव एवं पक्षी विहार, कैलीमियर पॉइंट। बंदरगाह नहीं है, कहीं बंदरगाह में लिख दो तुम। छाप लिया, आगे बढ़े। अब क्या बच गया अपने पास? द्वीप समूह बच गए। चलो डालो, हेडिंग डालो। टाइम कहाँ हो गया? अरे 15 मिनट है, चलो लिखो लिखो यार, मेरे को भी फ्री होना है इस चैप्टर से, तुम लोगों को ही नहीं। लिखो लिखो फटाफट लिखते रहिए, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। जल्दी जल्दी कम कम बातें लिख लेंगे, थोड़ा छोड़ छोड़ के। चलो लिखो। द्वीप समय कैसे? एक दिन और से एक दिन की वैल्यू नहीं है क्या? का, हाँ, लिखो 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 फटाफट लिखो बच्चों। लिखे, द्वीपीय समूह लिख लिए। अब इसमें लिखो बंगाली खाड़ी में तो कौन सा है? अंडमान निकोबार। और अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। हेडिंग डालो, अंडमान निकोबार। अरे 2 मिनट देख, अभी तो इस 15 मिनट में कैसे करवाता हूँ मैं। देख आ तू, देख मेरे को भी चैलेंज है ये। इनके तू चला जाता आराम से, फोटो वोटो खींच करके तेरे को दिखा देंगे, कोई देखे। हैं? हाँ हाँ, वो करवा, वो तो यार सारी चीज़ करवानी पड़ेगी। लिखो, अंडमान निकोबार लिख लिया। 572 द्वीपों का समूह, 572 ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह, 572 ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह, जिनका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व बर्मा प्लेट से हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 572 ज्वालामुखीय द्वीप हैं ये, इनका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व बर्मा प्लेट से हुआ है। ये द्वीप अराकन योमा का भाग हैं। विषुवतीय क्षेत्र के पास होने के कारण
विषुवतीय क्षेत्र के पास होने के कारण वर्षा की अधिकता, सदाबहार वन, अत्यधिक जैव विविधता। विषुवतीय क्षेत्र के पास होने के कारण वर्षा की अधिकता, सदाबहार वन व अत्यधिक जैव विविधता। जनजातियां लिखो। जरावा, जरावा, ओंग, अंडमानी निकोबारी, सेंटेनलीज। ठीक है, एक डायग्राम बना लो इसका। लिख लिया सेंटेनलीज? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लघु, 10 डिग्री, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लघु निकोबार। उत्तरी अंडमान, मध्य, दक्षिणी, राजधानी पड़ती है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। लघु, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लघु निकोबार। लघु पहले आएगा? मुझे ऐसा याद है ग्रेट निकोबार पहले है। चलो देख लेंगे इसको एक बार। और ये ग्रेट निकोबार। हाँ सही है, ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट में, राइट। लघु के नीचे कौन सा है? ग्रेट निकोबार। राजधानी किसमें पड़ती है? दक्षिणी अंडमान में। नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान व निकोबार के मध्य एक चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, ग्रेट निकोबार। अच्छा, इसमें एक माउंटेन पीक पाई जाती है, सैंडल। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, इसमें लिख लो अंडमान निकोबार में नारकोंडम व उत्तरी पर है, उत्तरी पर लिखो। अंडमान निकोबार में नारकोंडम व बैरन, 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 बै के ऊपर आई की मात्रा रन, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या लिखवाया मैंने? नारकोंडम व बैरन। बहुत, क्या बैर लिख दिया? अगला लिखो लक्षद्वीप, फटाफट से। बस हो गया, 5 मिनट, 5 मिनट बस। मैं खुद जा भागना चाहता हूँ यार यहाँ से, तुमसे ज़्यादा जल्दी में तो मैं हूँ। लिखो, ये है निर्माण, लिख लो निर्माण। प्रवाल निर्मित 36 द्वीपों से, प्रवाल निर्मित 36 द्वीपों से 3 भागों में बांटा गया है।
अमीन दीवी, अमीन दीवी, कन्नानौर, अमीन दीवी, कन्नानौर और मिनिकॉय। मिनिकॉय, अमन दीवी, कन्नानौर और मिनिकॉय। कॉय के ऊपर चंद्रमा वाला कॉय, बिंदु मत लगा देना, मिनी कॉय हो जाएगा नहीं तो वो। ठीक है। कन्नानौर, कन्ना आदा ने ना नौर। ठीक है। कन्नानौर में राजधानी पाई जाती है कावरत्ती, कावेरत्ती, कावरत्ती। ठीक है, हो गया। ये इतनी बातें। अब इसमें लिख लो, ऐसे ऊपर ऊपर लिखो एक बार। अमन दीवी, नीचे लिखो, लिखो तो सही यार। अमन दीवी, अमन दीवी के नीचे लिखो 11 डिग्री। अमन दीवी लिख दिया, उसके नीचे लिखो 11 डिग्री चैनल, कैनाल, वो चैनल सॉरी, 11 डिग्री चैनल। फिर उसके नीचे लिखो कन्नानौर, 11 डिग्री चैनल के नीचे क्या है, कन्नानौर। फिर उसके बाद 9 डिग्री चैनल, फिर लिखो मिनिकॉय, फिर लिखो मिनिकॉय। फिर उसके नीचे लिखो 8 डिग्री चैनल, और फिर क्या जाता है, मालदीव। क्या जाता है, मालदीव। ओके। और अभी भी दोस्तों 7 मिनट है, तो क्या किया जाए फिर 7 मिनट में? क्या? चलो बंद कर लो, कॉपियां बंद कर लो और चाय नाश्ता करो।